नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच की जाएगी, तो शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई कर सकती है जांच। तत्कालीन सिंचाई मंत्री से पूछताछ के लिए मांगी अनुमति, तो 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका भी जांच में। सीबीआई ने 2 अधिकारियों को तलब भी किया है। रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने पड़ताल शुरू की है। शपथ सरकार में हुआ था 1437 करोड़ का घोटाला, और इसी को लेकर अब सीबीआई अनुमति मांग रही है कि इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सके। और अब कहीं ना कहीं जो शिवपाल यादव पर ये जांच की तलवार लटक रही है, इसके साथ ही साथ 2 उस वक्त के अधिकारी ऐसे जो उस वक्त तैनात थे, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं, और इस पूरे मामले को लेकर उन्हें भी तलब किया गया है। तो रिवर फ्रंट घोटाले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रिवर फ्रंट घोटाले में शिवपाल की भूमिका की जांच की जा रही है, और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो शिवपाल यादव की भूमिका की सीबीआई कर सकती है जांच, और इसीलिए अनुमति भी मांगी गई है। तत्कालीन सिंचाई मंत्री थे, पूछताछ के लिए सीबीआई ने अनुमति मांगी है। 2 तत्कालीन आला अफसरों की भूमिका की भी जांच है। तो सीबीआई ने 2 अधिकारियों को तलब किया। तो रिवर फ्रंट घोटाला जिसे लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे, और इसके बाद अब ये पूरा मामला सीबीआई पर पहुंचा था। सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर अब एक्शन में नजर आ रही है, और सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर शिवपाल यादव की भूमिका पर जांच कर सकती है, और इसके लिए परमिशन सीबीआई ने परमिशन मांगी है कि ताकि शिवपाल यादव से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा सके। इसके साथ ही साथ 2 तत्कालीन अधिकारियों से भी पूछताछ सीबीआई करती हुई नजर आएगी। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शिवपाल यादव की संदिग्ध भूमिका को देखते हुए उनसे सीबीआई पूछताछ कर सकती है, और कहीं ना कहीं सीबीआई की पूछताछ की अब तलवार शिवपाल यादव के सर पर लटक रही है। इसके साथ ही 2 अधिकारी भी शामिल हैं जिन पर भी नोटिस जारी किया गया है, उनको लेकर। बिल्कुल। सीबीआई जो अब है जो रिवर फ्रंट घोटाला हुआ था उसकी जांच के लिए पूछताछ के लिए शिवपाल यादव और 2 अन्य अधिकारी जो रहे वर्तमान में सिंचाई विभाग के, उनसे पूछताछ के लिए अनुमति मांगी। हालांकि शासन ने अनुमति देने से पहले सिंचाई विभाग से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है, और उसके बाद ही सीबीआई को जो है पूछताछ के लिए इजाजत दी जाएगी। निश्चित तौर पर अगर बात करें पूरा रिवर फ्रंट घोटाला जो हुआ था 2013-2014 के दौरान रिवर फ्रंट की भूमिका बनी थी, और 1513 करोड़ का बजट इसके लिए रखा गया था। उसके बाद अगर बात करें तत्काल सपा सरकार में ही 1437 करोड़ का बजट जो है रिलीज कर दिया गया था। ये बजट 95% कुल बजट का था। हालांकि बजट तो दे दिया गया, लेकिन जो काम था वो 60% भी नहीं हो पाया, जिसके बाद जब 2017 में योगी सरकार आई तो तत्काल प्रभाव से योगी सरकार ने जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक जांच रिवर फ्रंट घोटाले कराई, जिसमें तमाम अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही। हालांकि जांच होने के बाद में ये जो केस था वो सीबीआई को दे दिया गया, और सीबीआई ने जांच में तमाम जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनकी गिरफ्तारी भी की थी। लेकिन कहीं ना कहीं तत्कालीन सिंचाई मंत्री जो थे शिवपाल सिंह यादव, इनकी भूमिका को लेकर के हमेशा हाय तौबा मची रही, क्योंकि एक और जब 2017 में का समय आया, 2017 के पहले जो अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का कहीं अलगाव हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनाया गया शिवपाल यादव के लिए। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बन रही है, जो राजनीति के जानकार जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से कल शिवपाल यादव की जो सुरक्षा कम की गई है, जेट से वाई सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा दी गई, साथ ही साथ जो है अब उन लोगों को कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक उनका कहना है कि जांच तो पहले ही होनी थी। निश्चित तौर पर पूरी उम्मीद थी कि अखिलेश और शिवपाल साथ में आएंगे तो इस तरीके की जांचें होंगी, लेकिन ये अपना पहलू उनके पक्ष वालों का है, लेकिन सरकार का अपना पहलू है, क्योंकि घोटाला बड़ा है। और निश्चित तौर पर आप रिवर फ्रंट जाएंगे, रिवर फ्रंट में जिस तरीके से पैसा आवंटित किया गया था उस तरीके से काम नहीं हुआ। निश्चित तौर पर 60% का काम पिछले
5 सालों में होना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है, जबकि बजट पूरा का पूरा आवंटित कर दिया गया। अब कहीं ना कहीं शिवपाल यादव की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं। अगर सीबीआई जो इनसे पूछताछ करती है तो कहीं ना कहीं इनकी भूमिका क्या रही इस दौरान, क्या ये बतौर सिंचाई मंत्री इन्होंने क्या कदम उठाए थे, इन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। हालांकि सीबीआई पूरी सख्ती के साथ जांच करेगी, क्योंकि काफी लंबे समय से पूरा मामला अटका हुआ। जांच बहुत धीमी की गति जो थी वो धीमी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जांच की गति में तेजी लाने की कोशिश की जा रही। सीबीआई की ओर से भी अब पूछताछ के लिए अनुमति मांगी है। शासन से जैसे ही अनुमति मिलेगी उसके बाद शिवपाल यादव को भी नोटिस जारी किया जाएगा और पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि जो समाजवादी पार्टी है और विपक्ष के नेता हैं वो अब सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब तक आखिर जांच के लिए में तेजी क्यों नहीं लाएगी। जैसे ही शिवपाल यादव अखिलेश यादव के करीब बढ़ती है, सरकार जो है वो जांच कराती है। निश्चित तौर पर राजनीतिक स्थितियां अलग हो रही हैं, लेकिन जो घोटाला हुआ उसको लेकर के आज जो पूरी जांच होनी है वो समय रहते अगर होगी तो तमाम बड़े अधिकारी के साथ साथ तमाम अन्य लोग भी इसकी जद में आएंगे। निश्चित तौर पर शिवपाल यादव उस समय सिंचाई मंत्री थे, तो ऐसे में उनसे पूछताछ होना लाजमी है, क्योंकि उनकी देखरेख में ही पूरा रिवरफ्रंट बन के तैयार हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस समय क्या क्या रहा, क्यों पूरा काम नहीं हुआ, आखिर बजट जो आवंटित किया गया था वो कहां गया, इन तमाम सवालों के जवाब शिवपाल यादव को देने पड़ेंगे। जी बिल्कुल अश्विनी, और अश्विनी इसके साथ ही साथ देखिए 2 अधिकारियों को भी तलब किया गया है। क्या उनकी जांच पहले ही कर ली जाएगी? सीबीआई उनसे पूछताछ पहले कर सकती है? बिल्कुल, जिन अधिकारियों का जिक्र हो रहा वो दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं, उस दौरान सिंचाई विभाग के संबंधित थे अधिकारी हैं। तो ऐसे में जब नोटिस जारी होगा तो निश्चित तौर पर तीनों लोगों को जारी होगा, क्योंकि दोनों वरिष्ठ अधिकारी हैं और साथ ही साथ तत्कालीन जो सिंचाई मंत्री थे। सीबीआई ने इसके लिए जो अनुमति मांगी है, हालांकि अभी अनुमति ग्रांट नहीं हुई है। शासन ने रिकॉर्ड तलब किया और रिकॉर्ड को देख कर ही अनुमति दी जाए कि आखिर शिवपाल यादव की जो भूमिका थी वो कितनी थी, उसके बाद और उन अधिकारियों की भूमिका कितनी थी। उसके बाद जब सीबीआई को अनुमति अगर दे दी जाएगी तो सीबीआई पूछताछ करेगी, उन अधिकारियों को भी बुलाया जाएगा, साथ ही साथ शिवपाल यादव को भी बुलाया जाएगा। और संभावना ऐसे की है शिवपाल यादव और उन अधिकारियों को आमना सामना भी कराया जाए कि आखिर इतना बड़ा घोटाला कैसे हुआ, आखिर जो पैसा आवंटित हुआ था वो गया कहां, आखिर किन लोगों ने इस घोटाले को अंजाम दिया, कौन कौन से अधिकारी इसके और शामिल थे। इन तमाम सवालों के जवाब सीबीआई को शिवपाल यादव और उन अधिकारियों को देना पड़ सकता है। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा की। अयोध्या में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। नगरीय विकास का मॉडल होगी धर्मनगरी अयोध्या। तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। अयोध्या महायोजना 2031 के लिए मुख्यमंत्री ने दिए हैं दिशा निर्देश। तो महायोजना के मूल में हो इज ऑफ लिविंग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये तमाम बातें कही। अयोध्या में 24/7 पेयजल की हो उपलब्धता, वेस्ट मैनेजमेंट की कार्य योजना पर तेजी से काम हो रहा है। श्री राम जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र को धार्मिक भू उपयोग के रूप में प्रस्तावित किया जाए। तो त्रेता युगीय ऋषियों और विदुषी नारियों और अन्य महान चरित्रों के नाम पर होंगे चौराहों के नाम। तो देखिए किस तरह से अयोध्या को लेकर तमाम जो समीक्षा बैठक की, उसके बाद तमाम निर्देश भी दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने। किस तरह अयोध्या को और बेहतर बनाया जाए इसकी का भी जिक्र किया। वेस्ट मैनेजमेंट की कार्य योजना पर तेजी हो। श्री राम जन्मभूमि के आसपास के जो क्षेत्र है वो धार्मिक भू उपयोग के रूप में प्रस्तावित किया जाए। इसके साथ ही साथ त्रेता युगीय ऋषि विदुषी नारियों के अन्य महान चरित्रों के नाम पर चौराहों के नाम रखे जाए, इसका भी जिक्र किया। तो सीएम योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों की जो समीक्षा की। अयोध्या में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। तो नगरीय विकास का मॉडल हो गया धर्मनगरी की अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। वहीं आज गुजरात में सीएम योगी की ताबड़तोड़ रैलियां रहने वाली है। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे सीएम योगी। तो महिसागर, अड़ंदा, बड़ौदरा में सीएम योगी की रैली है। गोधरा विधानसभा में रोड शो भी करेंगे सीएम योगी। गुजरात में आज शाम थमेगा पहले चरण का प्रचार और इससे पहले चुनावी प्रचार करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम भी रहेंगे वो भी आपको बता देते हैं। तो करीब 12 बजे विधानसभा लूनावाड़ा में जनसभा करेंगे। तो आपको बता दें कि
करीब 9:40 पर अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 11:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 12 बजे से विधानसभा लूणावाड़ा में जनसभा करेंगे। 1 बजे SNDT ग्राउंड में सीएम की जनसभा है, तो 1:10 पर विधानसभा उमरेठा में सीएम की जनसभा रहने वाली है। और अधिक जानकारी के साथ लगातार अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, चूंकि आज पहले चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक बार फिर अब से सबसे धुरंधर, सबसे विश्वसनीय खिलाड़ी को गुजरात की फील्ड पर उतारा गया। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर में गुजरात के लिए रवाना होंगे और लमसम 11:20 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर जो रैलियां प्रस्तावित है वहां जाएंगे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैलियां करेंगे, 1 रोड शो करेंगे, क्योंकि प्रथम चरण के चुनाव का आज अंतिम दिन चुनाव प्रचार का, तो ऐसे में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने दिग्गज को उतार के एक बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है। इससे पहले देखा गया कि चुनाव होते थे तो गुजरात मॉडल का जिक्र होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब कई और मॉडल हैं और उसमें सबसे बड़ा मॉडल जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है। कानून व्यवस्था को लेकर के जो बेहतर काम उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया उसकी सराहना चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई करता है। गांव क्षेत्र में जाइए, देहात में जाइए, तो आप वहां पर लोगों से पूछिए तो शायद वो भारतीय जनता पार्टी के पक्षधर नहीं होंगे, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे कि गुंडों पर बाबा ने लगाम लगाई। निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि किसी भी प्रदेश के मुखिया के लिए, किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि आम जनता को सबसे ज्यादा त्रस्त इसी से होती है, सबसे ज्यादा परेशानियां होती हैं जब कहीं गुंडागर्दी होती है, जहां अपराध बढ़ता है, तो निश्चित तौर पर कितनी भी सुख सुविधाएं दे दी जाए उस जनता को, वो फायदेमंद नहीं होती। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने इन्हीं चीजों पर लगाम लगाया और साथ ही साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जैसे MSME जैसे जो छोटे छोटे उद्योग थे उनको बढ़ावा देकर के आज स्वरोजगार का एक अलग जगाया उत्तर प्रदेश के अंदर, और कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हो रहा है। और आने वाले समय में इकोनॉमी जो ग्रोथ की बात हो रही, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही, जो सबसे ज्यादा देश की इकोनॉमी होगी, निश्चित तौर पर उसको लेकर के अभी से तैयारियां चल रही हैं और आगे आने वाले समय में ये MSME और ODOP जो प्रोडक्ट कार्य योजना है, ये कहीं ना कहीं लाभ देंगे। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों का जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मंच से करेंगे। किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की, साथ ही साथ डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश को क्या फायदा मिलता, क्योंकि अगर बात करें गुजरात की, सबसे ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई इस समय भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात के अंदर ही है। हालांकि जो जानकार है उनका मानना है कि गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चित करना इतना आसान नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है, चुनाव छोटा या बड़ा हो, अपनी ताकत कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ना है। और उसी का कहीं ना कहीं नतीजा है कि उत्तर प्रदेश से लेकर जो तमाम दिग्गज है आज भारतीय जनता पार्टी के, वो इस समय जो है गुजरात में डेरा डाले हुए। मुख्यमंत्री भी लगातार जो है वहां के दौरे कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। पिछला जो आखिरी रोड शो किया था उस दौरान देखा गया था सूरत के में किस तरीके से भीड़ हुई थी, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे, सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो सोचिए कितनी लोकप्रियता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तमाम अन्य प्रदेशों में है। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री जाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने डेवलप किया और किस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अगर आप भी डबल इंजन की सरकार एक बार फिर लाएंगे तो आपका विकास होगा। हालांकि अब वो दिन चले गए जब उत्तर प्रदेश में भी गुजरात मॉडल बताया जाता था, लेकिन अब गुजरात मॉडल की जगह पर उत्तर प्रदेश का मॉडल है, हर जगह बताया गया। अभी हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, उस दौरान भी देख रहा था कि तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र हुआ था, कि बाबा का बुलडोजर का जिक्र हुआ था, और जो कहीं ना कहीं आज हिमाचल प्रदेश ही नहीं तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह हमारे अभी अपराधियों पर कार्रवाई होगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने एक बयान पिछले दिनों दिया। जी अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। यूपी में 13 IPS अधिकारियों के तबादले हो गए, 3 नए पुलिस कमिश्नरेट में आयुक्त की तैनाती हुई है। अजय मिश्रा गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर बने हैं, तो वहीं प्रिंतिंदर सिंह को आगरा का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। IPS रमित शर्मा प्रयागराज के पुलिस आयुक्त बने हैं। अशोक मोथा जैन वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बने हैं। इसके साथ ही लक्ष्मी सिंह नोएडा की पुलिस कमिश्नर बनाई गई हैं। आलोक सिंह ADGP DGP कार्यालय लखनऊ बने हैं, तो सतीश गणेश ADGP DGP कार्यालय बनाए गए हैं। तो वहीं
आईपीएस तरुण गाबा को आईजी रेंज लखनऊ बनाया गया है। आईपीएस राकेश सिंह को आईजी रेंज बरेली बनाया गया है। चंद्र प्रकाश को आईजी रेंज प्रयागराज बनाया गया तो आईपीएस मुनिराज को अयोध्या का एसएसपी बनाया गया। आईपीएस प्रशांत वर्मा बहराइच के एसपी बनाए गए हैं तो केशव कुमार चौधरी एसीपी आगरा बनाए गए। आईपीएस शैलेश पांडे मथुरा एसएसपी बनाए गए हैं। तो ये तमाम बदलाव भी किए गए। इसके साथ ही कमिश्नरेट प्रणाली के तहत सभी कमिश्नर को तैनात किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अश्विनी हमारे साथ लगातार लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही गाजियाबाद से हमारे साथ यादराम भारती जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही आगरा से कृष्णा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, देखिए लगातार ये आईपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं और तबादलों के साथ जो उम्मीद की जा रही थी या आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है, उसके बाद गाजियाबाद हो या फिर आगरा हो या फिर प्रयागराज हो, हर जगह कमिश्नर की तैनाती होगी और वो तैनाती भी देखने को मिल रही है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के 3 नए जिलों में भी कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया, जिसमें आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद शामिल है। तीनों जिलों को अपना पहले पुलिस कमिश्नर मिल गए, जिसमें से अगर बात करें तो गाजियाबाद को अजय मिश्रा मिले हैं, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्त से आए थे और प्रतीक्षारत थे। काफी दिन से इनके भाग्योदय के लिए अपने लगे हुए थे। आज कल देर रात इनका भाग्योदय हो गया। निश्चित होकर इसके बाद अगर बात करें, आगरा को प्रतिविंदर सिंह मिले हैं। प्रतिविंदर सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा कांड में जो उपद्रवी थे उन पर बड़ी कार्रवाई की थी और कहीं ना कहीं उनको इसका फल मिला है। इसके अलावा बात करें अगर तो रमेश शर्मा पुलिस कमिश्नर प्रयागराज बनाए गए। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि 3 जो जिले हैं नए कमिश्नरेट बनने, तीनों में आईजी रेंज के अधिकारियों को कमान दी गई। हालांकि अभी तक एडीजी रैंक के अधिकारियों को कमान दी जा रही थी जो कमिश्नर सिस्टम था उसमें, लेकिन पहली बार हुआ कि आईजी रैंक के अधिकारियों को कमान दी गई। निश्चित तौर पर कल देर रात बड़े संख्या में तबादले हुए। 16 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए, जिसमें आलोक सिंह जो नोएडा कमिश्नर थे उनको हटाया गया। लोग कहते थे, सुबुहाट होती थी कि ये अमृत लेकर के आलोक सिंह आए हैं और इनका हटना मुश्किल है, लेकिन जब से कमिश्नरेट लागू हुआ था नोएडा में, तब से आज तक वो वहां पर बने हुए थे। लखनऊ और नोएडा एक साथ कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ था। लखनऊ में अब तक तीसरे कमिश्नर बन चुके, लेकिन वहां पर वो डटे हुए थे। लेकिन कल देर रात उनका जो अच्छे दिन चल रहे थे यूं तो कहे तो वो समाप्त हो चुके हैं और उनको अब जो पुलिस मुख्यालय है वहां अटैच कर दिया गया। वहां नोएडा की जो नई पुलिस कमिश्नर बनाई गई है लक्ष्मी सिंह, वो लखनऊ आईजी रेंज थी और उनको वहां पर भेजा गया। निश्चित तौर पर लखीमपुर का जब कांड हुआ था तो एसआईटी हेड एसआईटी को लीड कर रहे थे और अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिला और वहां पर भेजा गया। साथ ही साथ एस सतीश गणेश अभी हाल ही में देखा गया था कि डबल इनकाउंटर उन्होंने वहां पर किया था वाराणसी में, लेकिन वो भी काम नहीं आया और उनको भी हटाया गया। उनको मुख्यमंत्री जो मुख्यालय है उससे अटैच किया गया। इसके अलावा तमाम अन्य अधिकारियों को भी जो है हटाया गया और नई जिम्मेदारी मिली। अशोक मुथा जैन है, इनको नई जिम्मेदारी मिली, इनको पुलिस कमिश्नर जो है वाराणसी बनाया गया। इसके अलावा एसएसपी गाजियाबाद मुनिराज सिंह थे, उनको एसएसपी अयोध्या बनाया गया। बात करें वर्तमान एसएसपी अयोध्या जो थे उनको एसपी बहराइच बनाया गया। इसके अलावा एसएसपी जो बहराइच शैलेंद्र पांडे थे उनको एसएसपी मथुरा बनाया गया। एसएसपी मथुरा अभिषेक यादव एसपी इंटेलिजेंस बनाए गए। निश्चित तौर पर तमाम अधिकारियों को कल देर इधर से उधर किया गया, जिसमें 3 नए पुलिस कमिश्नरेट को पहले अपने कमिश्नर मिले, साथ ही साथ जो 2 पुराने कमिश्नरेट थे उनको उनके कमिश्नरों को हटाया गया, उनकी जगह नई तैनाती दी गई। जी बिल्कुल। और हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यादराम भारती गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। यादराम, जहां एक तरफ गाजियाबाद को कमिश्नरेट प्रणाली से जोड़ा गया, इसके साथ ही साथ देखिए अब नए कमिश्नर की नियुक्ति भी हो गई है। अजय मिश्रा पुलिस कमिश्नर बनाए गए हैं गाजियाबाद के। बिल्कुल रितु, मैं बता दूं कि गाजियाबाद में लगातार बढ़ता क्राइम ग्राफ जो है वो कमिश्नरी बनने की सबसे प्रमुख वजह रहा। खैर, अगर कुछ समय पीछे जाया जाए तो ये कमिश्नरी पिछले साल अप्रैल में लागू होने वाली थी और काफी तेजी से इसकी चर्चा चल रही थी। और उस समय जो कप्तान यहाँ पर पोस्ट किए गए आईपीएस मुनिराज, वो 2 महीने करीब अस्थायी पोस्टिंग रहे, क्योंकि चर्चा ये थी कि कमिश्नरी बनने के बाद कप्तान नियुक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन अपने करीब 8 माह के कार्यकाल में मुनिराज ने यहाँ कई बड़े एनकाउंटर किए, 50 से ज्यादा एनकाउंटर किए और अब वो गाजियाबाद के आखिरी कप्तान साबित हुए। और अब अजय मिश्रा ने यहाँ पर कमिश्नर यानी कि पहले कमिश्नर की जो कमान है वो संभाली है। 2000 बैच के आईपीएस अजय मिश्रा बहुत ही तेज तर्रार आईपीएस माने जाते हैं और जिस तरह गाजियाबाद का जो क्राइम है एक मल्टी
जो क्राइम है यहाँ पर, हर तरह की वैरायटी क्राइम को देखने को मिलती है, उसको लेकर निपटना उनके लिए बड़ी चुनौती रहेगी। और बताया जाता है कि जो अजय मिश्रा हैं वो कई जिले, जो यूपी के कई जिलों में 7-8 जी। जिलों में कप्तान रह चुके हैं और अभी प्रतिनियुक्ति पर सेंट्रल गए थे और अभी हाल ही में 3 महीने पहले ही वो यहाँ पर लौटे हैं। तो पहले कप्तान के रूप में जो पारी है वो उनकी शुरू हो गई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि गाजियाबाद में बढ़ता क्राइम और साथ ही साइबर क्राइम, जो कि इस समय गाजियाबाद में एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है, वो कितना उस पर लगाम लगा पाते हैं। अन्य और भी ऐसी चुनौतियां हैं जो गाजियाबाद के लिए उनके लिए तैयार हैं। लगातार कई लूट होना गाजियाबाद में कमिश्नरी बनने की सबसे बड़ी वजह रहा है और ऐसी लूटों पर अंकुश लगाना, अपहरण बहुत ज्यादा यहाँ पर बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम है यहाँ पर। तो हर तरह की जो वैरायटी है गाजियाबाद में, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में और भी ज्यादा जो प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो इन तमाम चुनौतियों को देखते हैं कैसे निपटाते हैं अजय मिश्रा। फिलहाल जो अधिकारी हैं वो तेज तर्रार माने जाते हैं और शासन ने यहाँ पर उनकी नियुक्ति की है और साथ ही अभी कई और जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनकी पोस्टिंग अभी बाकी है, कई डीसीपीज हैं जिनकी पोस्टिंग यहाँ पर बाकी है। तो फिलहाल यही उम्मीद की जा रही है कि जो अजय मिश्रा हैं वो यहाँ पर अच्छा काम करेंगे और जो कमिश्नर प्रणाली है उसके लिए एक अच्छा मैसेज देने का काम करेंगे। बिल्कुल यादराम, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ आगरा से कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कृष्णा, आगरा को भी अपना पुलिस कमिश्नर मिल चुका है और कहीं ना कहीं अब नजर है कि आगे आने वाले वक्त में किस तरह से ये पूरी कार्यप्रणाली लागू की जाएगी, कानून व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त की जाएगी। बिल्कुल रितु जी, मैं बता दूं, सरकार लगातार कानून व्यवस्था को सही करने का प्रयास कर रही है। उसके बाद पहले 4 कमिश्नर थी, उसके बाद 3 कमिश्नर प्रणाली और लागू की, तो लगभग 7 के समय कमिश्नर प्रणाली है। आगरा में सतिंदर सिंह को कमिश्नर बनाया गया है, तो अन्य जिलों में अलग अलग की तैयार की गई है। तो इस तरह से लगातार कानून व्यवस्था को लगातार सही करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि कमिश्नर प्रणाली लागू करने से लगातार जो कई चीजें ऐसी थी तो उसको लेकर काफी चीजें में बदलाव हुआ। जैसे गुंडा एक्ट में रास्ता की बात होगी, कई ऐसे समस्या रहती थी जिसकी फाइलें अटकी रहती थी, तो उन समस्याओं का निस्तारण इस कमिश्नर प्रणाली के माध्यम से जल्द होगा। कानून व्यवस्था सही होगी, क्योंकि यहाँ पर पुलिस अधिकारियों का प्रभाव ज्यादा रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कमिश्नर प्रणाली होने के बाद जिले में सबसे ज्यादा आईपीएसओं की तैनाती रहती है। तो निश्चित तौर से कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने के लिए, कानून व्यवस्था को सही करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया है। लगातार हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की कमिश्नर प्रणाली को लेकर, काफी लोगों ने कमिश्नर प्रणाली को लेकर काफी प्रशंसा भी की, लेकिन कुछ लोगों की राय ये भी थी क्योंकि पुलिस में शासन पहले से ही तानाशाह रहती है, उसके बाद यदि पुलिस को अधिकार और बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर से पुलिस का तानाशाह रवैया और भी बढ़ सकता है। तो सरकार को इस विषय पर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं पुलिस इस मामले में लापरवाही बरतती है, पुलिस व्यक्तियों की सुनती नहीं है। अब पुलिस के अधिकार बढ़ेंगे तो निश्चित तौर से लोग भी प्रताड़ित होंगे, जिससे काफी समस्या भी होगी। तो सरकार को उन पहलुओं पर भी विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जब लगातार पुलिस इस तरह के मामले में लगातार लापरवाही बरती थी, तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली होने के बाद ऐसे लोगों पर भी प्रताड़ित न हो, क्योंकि गुंडा एक्ट की धारा पुलिस की पास। ठीक है कृष्णा, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से ये खबर है, जहां गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की छापेमारी। दिल्ली समेत कई राज्यों में एक साथ एनआईए रेड डाल रही है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में ये छापेमारी चल रही है। एनआईए ने देश में कुल 20 ठिकानों पर छापेमारी जारी की है, तो लॉरेंस बिश्नोई के करीबियों के ठिकानों पर भी छापामारी की जा रही है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अभी फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, एनआईए की तरफ से ये पूरी छापेमारी कई राज्यों में की जा रही है। और देखिए, अगर हम बात करें तो करीब 20 जगहों पे एनआईए अभी छापेमारी कर रही है और जो गैंगस्टर्स हैं और जो टेरर फंडिंग का मामला है उन ठिकानों पे छापेमारी हो रही है। चूंकि जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई है उसके करीबियों के ठिकाने पर लगातार छापेमारी जारी है और सुबह से ये कार्रवाई हो रही है। एक एक ठिकानों पे करीब 3-4 अधिकारी पहुंचे और तमाम सुरक्षा बल के जो जवान थे वो मौजूद है इस दौरान। और पुख्ता आधार पर सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, पुख्ता सबूत मिले थे और आधार पर कहीं ना कहीं ये छापेमारी हुई है और किस तरीके से गैंगस्टर्स की और टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों की। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।